अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की हलचल इन दिनों उरूज पर है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी सियासत से दिल तो चाहता है कि निकाल दें, लेकिन अभी तक तो हम निकालने में कामयाब नहीं हुए और हमेशा ही हम सुनते रहते हैं ज़मीर की आवाज़, जमहूरियत के, मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। इसके साथ साथ कार्ड्स भी मुख्तलिफ खेले जाते हैं। कभी तो कोई हमें नेशनलिज्म का कार्ड दिखाता है, कोई सुबाइयत का कार्ड दिखाता है, कभी कोई कहता है कि नहीं जनाब मज़हब कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और मज़हब को भी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ये भी कहता है कि जनाब अवामी कार्ड है, कोई कहता है कि जनाब हम नए सूबे का कार्ड लेकर आए हैं और कोई खुफिया कार्ड भी इस्तेमाल करता है और उसको सामने नहीं लाता। लेकिन अगर आजकल की सियासत की बात की जाए तो यूँ दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे कार्ड्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं और अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अवामी कार्ड खेलने जा रहे हैं। एक बड़े सरप्राइज़ का उन्होंने जिक्र किया हुआ है और इसके साथ साथ उनका ये भी दावा है कि 27 तारीख का जो जलसा है वो बहुत बड़ा तारीख साज जलसा होगा जो कि यकसर सारी सूरत हाल को बदल कर रख देगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या यही वो ट्रम्प कार्ड है जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं या मजीद भी कुछ ऑप्शंस उनके हाथ में हैं? इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज असेंबली की कार्रवाई में अदम एतमाद के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, बात मंडे तक चली गई है। तो क्या स्पीकर साहब के गैर महदूद इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तहरीक से बचा लेंगे? ये भी आज का सवाल होगा और इसके साथ साथ बात करेंगे ओवरऑल भी के अपोजिशन, इत्तेहादी और हुकूमत इस वक्त कहाँ कहाँ खड़े हैं। इस सब के हवाले से गुफ्तगू आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर खुशामदीद कहती हूँ आज अपने ख़ास मेहमान को, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट रऊफ़ क्लासरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें शो पर ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। रऊफ़ क्लासरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने इज्जत दी, ग्रेटफुल। और आज पहले मैं आप ही से बात करने का आगाज़ करूंगी। क्लासरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन जो है वो टेंस्ड है और जाहिर है कि ये जो मामला है अभी तक किसी तरफ लग नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लोज्ड हैं। आपका अपना अंदाज़ा क्या है? क्या कोई मैच फिक्सिंग हो चुकी है या जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऐसे ही हो रहा है बगैर किसी के जाने बूझे कि आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं मालूम है? नहीं, बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है आप और मैं या कोई भी हमारे दोस्त बैठे, इमरान भाई बैठे हैं या उसको ज़फ़र इलाली साहब या दीगर जानने वाले जितने भी हैं, तो सबके जहनों में यही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। क्योंकि बड़ा इंतही मेरा ख्याल है एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तानी तारीख में हर वक्त ही क्रिटिकल मोमेंट्स रहते हैं, लेकिन ये वाकई एक अच्छा खासा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन की जैसे आपने बात की है और आपने मैच फिक्सिंग की बात की है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिले हैं, कुछ एंकर से मिले हैं, टीवी एंकर से, वहाँ से जो कुछ बातचीत हुई है उनसे जो अंदाज़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैच फिक्सिंग नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है या वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि मसलन है उसमें मेन चीज़ कही जा रही है कि आप उस पर नए इलेक्शन पे मान जाए ताकि ये सारी ये कंट्रोवर्सी है, हंगामा है, इसको किसी साइड पे लगाया जाए, मुल्क में नया इलेक्शन करा दिया जाए। जो अपोजिशन का भी आपको पता डिमांड है। खान साहब 6 महीने मांग रहे हैं कि नहीं मज़ीद 6 महीने बाद इस पर बात हो सकती है, 6 महीने बाद इलेक्शन की हम बात कर आके इस पर कर सकते। सो मुझे जो पता चला है डेड लॉक मोस्टली वहाँ पर आके रुका हुआ है, क्योंकि खान साहब समझते हैं अगर मैंने अभी इलेक्शन मान लिए तो समझा जाएगा मैंने दबाव में आके, प्रेशर में आके या किसी के वो आर्म ट्विस्टिंग में आके तो मैंने फैसला किया, तो मैं इस तरह फैसला नहीं करूँगा। सो मेन इशू तो ये चल रहा है। और दूसरी बात वो ये जो सेम पेज वाली बात होती है, मेरा ख्याल सेम पेज वो जुड़ नहीं पा रहा। इतने ज़्यादा उसमें मिसट्रस्ट ऑफ उसमें एलिमेंट्स ऑफ मिसट्रस्ट आ गए हैं कि इतना बड़ा उसमें गैप है। अब उनको ब्रिज करना मुश्किल हो जाता है कि जब दोनों साइड से खुलकर बातें होने लगे हैं। अगर जो बातें ड्राइंग रूम्स में या उसमें गॉसिप्स या र्यूमर्स में आपकी हो रही हैं वो आपके जलसों में होना शुरू हो जाएं, टीवी शोज़ पे होना शुरू हो जाएं, आप खुद आपके वज़ीर या आपको दूसरी साइड से कुछ आपको हिंट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाए, फिर मुश्किल हो जाता है मेरा ख्याल है। सो इस वक्त की जो अगर मेरी असेसमेंट भी है या थोड़ी सी खबर कह लें वो यही है कि मामलात कोई बने नहीं हैं, कोई अभी तक कोई बात बनी नहीं है। सो ये आने वाला जो हफ्ता है स्पेशली मेरा ख्याल है इसके बाद ये जो है इसको संडे के बाद तो मामलात मजीद पेस पकड़ेंगे और उसको देखते हैं कि उसमें आके संडे वाले दिन क्या खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड है जिसकी बात ये हो रही है। और इसका मतलब आपको भी अभी तक इस्लामाबाद में बैठे मालूम नहीं हो सका कि वो ट्रम्प कार्ड कौन सा है। मैं अभी इस पे दोबारा भी आती हूँ, मैं इलाली साहब का भी एक कमेंट जरूर लूंगी। इलाली साहब, क्लासर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आज आपने फिर से सुना होगा। कमोबेश उनकी वैसी तकरीर थी जो पहले वो मुसलसल मुख्तलिफ जलसों में कर रहे हैं,
लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को बात कर लेनी चाहिए अर्ली इलेक्शन के हवाले से या जो भी ऑपोजिशन के मामलात हैं, ताकि ये जो एक क्योस की कैफियत है मुल्क में, एक हलचल है, अनसर्टेनिटी है, ये ख़त्म हो? और सेम पेज के हवाले से क्लासर साहब का कहना है कि शायद नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स कुछ शायद और तो नहीं कह रहे, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो परेड वाला मामला था उसमें देखा है कि आर्मी चीफ हों, प्राइम मिनिस्टर हों, बड़े अच्छे आपस में खुशगवार मूड में देख भी रहे थे, तबादला ख्याल भी हो रहा था। देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग सब, आप, मैं, शायद क्लासर साहब इसलिए उन्होंने ज़्यादा ये काम किया है, बेहतर जानते हैं, मगर हम सबको पता नहीं था कि ये नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या फ़र्क है और क्या इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन को गए और फिर हमारे एक्सपर्ट्स आना पड़ा और ये किया वो किया। अब मैं समझता हूँ ये ऐसा ना हो कि हमें पता नहीं है, नॉट नो फुली, कि क्या है द कॉन्सिक्वेंसेस कि जब एक गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस से निकाले जाती है। मिसाल के तौर पे, क्या जब एक गवर्नमेंट नो कॉन्सिक्वेंस हार के वो चले जाती है, बिफोर द इलेक्शंस एक केयरटेकर होता है कि डज द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू इन ऑफिस जब तक उनका सक्सेसर इलेक्ट होके ना आए? मुझे तो मैंने थोड़ा सा इनएक्सपर्ट, मैं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं था, हालांकि लॉ था, और मैंने कुछ खास नहीं मेरे में नज़र आया। मुझे दो चीज़ें नज़र आए कि आर्टिकल 58(2) वो जो कहता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट साहब वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कंटिन्यू टू स्टे इन ऑफिस। ये नहीं लिखा हुआ है, मैं अस्यूम कर रहा हूं कि ही शुड कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो इसका क्या है भाई? वो इलेक्शंस फिर होल्ड होंगे, वो तो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक हो सकता है। आई डोंट नो, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की बात हो रही है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए, कायदे-ए-वान इलेक्ट करने के लिए, वो तो उसी सेशन के किसी भी इसमें हो सकता है। प्लीज मेरी बात समझे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक जस्टिस रिटायर्ड रिजवी साहब का ये है इंटरप्रिटेशन है कि जब प्राइम मिनिस्टर लूज करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये नहीं है कि उसको ऑफिस से निकाल देता है और दूसरा आदमी आके बैठ जाता है। हु इज द नेक्स्ट वन, ये भी नहीं पता है ना, टाइम लगता है पता होने के लिए। तो गैप नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट मस्ट ऑल द टाइम नो कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और पावर्स किसके पास हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज इन पावर जब तक इलेक्शंस ना हो। अब ये केयरटेकर वेटेकर इधर नहीं है, तो इलेक्शंस ना हो तो कब इलेक्शंस होंगे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ क्लासर साहब से ये पूछना चाहता हूं, जो प्रोफेशनल टॉप रैंक जर्नलिस्ट हैं, क्लासर साहब कुछ बता सकते हैं कि आपके ख्याल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो कौन टेक ओवर करता है प्राइम मिनिस्टर से, अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन इलेक्टेड? बड़ा अहम सवाल है आपका। कोई इस पे तो कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्सपर्ट कोई मेरा ख्याल है ये बता सकते हैं। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो स्पीकर है वो नेक्स्ट डेट वो इसकी फिक्स करते हैं कि अब ये नया लीडर ऑफ द हाउस जो है आप उसको आके इलेक्ट करें। ज्यादा गैप नहीं आता मेरा ख्याल है इसमें जी, वो तो नया सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करना है, थ्रू आउट सारे इलेक्शंस तो फिर वो बाद की बात होगी। जो आईनी माहिरीन है, क्लासरा साहब, जो आईनी माहिरीन है उनके मुताबिक तरीकाकार ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो जाती है मंजूर, तो फिर स्पीकर जो है वो अपोजिशन लीडर को दावत देगा कि आप इसमें हुकूमत बनाएं। अगर हुकूमत, अपोजिशन लीडर भी हुकूमत ना बना सके तो फिर एक आईनी क्राइसिस ऐसा होता है कि जिसमें फिर वो कहते हैं कि जी फिर असम्बलियाँ डिसॉल्व की तरफ जा सकती हैं क्या, लेकिन फौरी तौर पे वो अपोजिशन लीडर को ये दावत देगा कि आप। हिलाली साहब भी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। नहीं, मगर ये तो हो ही नहीं सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, बिकॉज अगर भी आप वोट काउंट कर लें तो जैसे आपने वोट काउंट किया तो वो लोग जो पार्टी के खिलाफ वोट किया है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फौरन। सर उसका प्रोसीजर है हिलाली साहब, उसका प्रोसीजर है, उसके लिए आई एम सॉरी
उसमें हिलाली साहब उसमें वक्त लगेगा, बात अंडरस्टैंड स्पीकर इलेक्शन कमीशन को अंडरस्टैंड, डोंट इंटरप्ट, अंडरस्टैंड। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब एक आदमी गुनाह कर देता है और क्राइम कमिट कर देता है तो मॉरली जजमेंट डे कभी भी आए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज he has had to resign। उसको कहा गया है रिजाइन, तुम्हारी पार्टी ने कहा है you are no longer a member of the party। वो एक दिन में हो सकता है, वो चले जाता है, उसको कहते हैं रिजाइन, और वो चले जाता है फिर इलेक्शन कमीशन के पास। वैसे तो ठीक है खींच सकते हैं, मगर मॉरली उस आदमी का तो कोई राइट ही नहीं होता है। अगर होता उसका राइट, अगर होता, ठीक है आपकी बात सही है, मॉरली अगर राइट होता, एक बस लेट मी फिनिश, मैं 5 मिनट 10 मिनट तक बात नहीं करूंगा, लेट मी फिनिश। अगर उसका राइट होता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको कि कम से कम नया जो बंदा है वो कहेगा तुम मेरे से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले रहे हो जब माय पार्टी इज नॉट फुल, मेरे पार्टी के मेंबर्स फुल है नहीं, मुझे तो री इलेक्शन होनी है, उनकी बाई इलेक्शन होनी है, इसलिए कि उनको निकल गए हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज अंडरस्टैंड कि पेचीदे मामले हैं, अगर ये सब जल्दी से रिजॉल्व हो जाते एक्सीलेंट, सॉरी नो मोर फ्रॉम मी। हम आपको सर साथ साथ यही बता रहे थे कि वो फौरी तौर पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, उसका पूरा प्रोसीजर है, और वो जब तक मेंबर असेंबली हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर की इलेक्ट करने के लिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते होंगे। लेकिन खैर ये बात की बात है, आज आपने वैसे मेरी सारे शो की जो वो डिस्कशन है ना हिलाली साहब शुरू में इतनी शकील कर दी है, मैं तो पॉलिटिकल खबरें आज जा रही थी क्लासरा साहब से निकलवाऊंगी, लेकिन आपने मुझे पहले ही फंसा दिया आइन और कानून में। क्लासरा साहब क्लासरा साहब ये बताएं कि क्या आपके ख्याल से सरप्राइज क्या है, वो ट्रम्प कार्ड क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास जो उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना के बैठा हुआ है? आज भी जो मुख्तलिफ लोग मिलके आए थे वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? वो पहले हमारे उनको इमरान यकूब साहब से तो कोई राय ले लेना, बुरा लगता है कि मैं उनसे अभी डिटेल राय लेती हूँ, बैठे उनसे बाद में बात करते हैं। चलिए उन्होंने वैसे अपने उसमें ओपिनियन तो दिया था, राय ले ले फिर चलिए ठीक है ओके। चलिए जी क्लासरा साहब ने पहले आपको कहा है कि अपना टाइम आपको दे दिया है। थैंक यू सुनना चाह रहा हूँ जरा इमरान भाई। क्लासरा साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो असल में ना समीना मिल जाती हैं लाली साहब के गुस्से के आगे ना, घुटने टेक देती है, तो फिर मेरे साथ ऐसे ही करती है। मेरे साथ वो हो रहा है, उधर से भी डांट खा रही हूँ और इमरान साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर समीना ने आज का आपका कॉलम पढ़ा होता तो उसके आधे सवालों के जवाब मिल गए होते। मैं चाहती हूँ वो खुद बता दें। आज आपने जो कॉलम में सूरत हाल बयान कर दी है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा तज्जिया और बहुत सारी चीजें, काश कि हमारे हुक्मरान भी वो चीजें पढ़ भी लें और उन पर अमल भी कर लें। ये सिर्फ एक इमरान खान की कहानी नहीं है, ये तमाम हुक्मरानों की कहानी जो आपने बयान कर दी आज, एक्सीलेंट। दूसरी बात ये है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस बहस में जाए बगैर कि जी अब क्या होगा और किस तरह से होगा, जी हुकूमत जो है ना इस वक्त वो बुनियादी तौर पे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। जो आप बार बार ये कह रही है ना कि जी वो जो आज मिले थे प्राइम मिनिस्टर से वो तो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट है, भाई वो थे कौन? वो साफी थे सिर्फ जो इमरान खान साहब के करीब हैं, जो उन्होंने कोई भी ऐसी जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले या किसी भी ऐसे अपने मुखालिफ सोच रखने वाले तो साफी को बुलाया ही नहीं। वाले तो नहीं थे लेकिन इंडिपेंडेंट वाले थे। अब ये आपकी राय है ना, मैं मुझे अपनी राय का इज़हार करने थे। अच्छा। वो सब वो लोग थे जो उनके साथ बामी, जो उनके साथ अच्छी सोच, उनकी सोच रखने वाले लोग थे। अब वो तो कहेंगे कि कॉन्फिडेंट है। मामला ये है कि वो अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्यों नहीं, उन्होंने क्यों स्पीकर से कहा कि आप इतना लंबा करते जाएं? स्पीकर देखें ये तो था जब आया था इतने वो कॉन्फिडेंट थे, वो कहते रखो जी कल ही रखो डेट, उनको बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये मामला ये हमारे यहाँ सियासी होता है, ये मामला कि कोई भी हुकूमत या अपोजिशन की जमात आइन और कानून को नहीं देखती। अलमिया ये हमारा, वो अपने फ़ायदे या नुकसान को देखते हैं। हुकूमत ये समझती है कि अगर हमारे मुनहरिफ जो लोग हैं उनको हम जितनी देर तक रोक लें और कोई रास्ता निकाल लें वो अलग है। इसी दौरान आज उन्होंने पहली दफ़ा इत्तेहादियों के साथ पहली दफ़ा
इस लेवल पे बातचीत शुरू की है कि जो मुंतखब लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, शाह महमूद कुरैशी हों या उनके साथ MQM के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें साथ आज आपको फिरोग नसीम साहब भी नजर आए होंगे, तो उन्होंने MQM से बात की, कल उनका मुलाकात तय हो गई है चौधरियों के साथ। तो वो इसी मामले में कोशिश में हैं कि हम किसी तरह इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाए रखें, टाइम गेन करके इन चीज़ों को कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, फिर वोटिंग की तरफ। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, जितना वो डिले करेंगे उतना हुकूमत को नुकसान हो। ठीक हो गया। क्लासर साहब, अब आप मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे 2 सवाल जमा हो गए। एक तो ये कि आप समझते हैं कि स्पीकर डिलेइंग टैक्टिक्स करके, या स्पीकर के पास अपने इख्तियारात इतने हैं कि वो इस तरह की चीज़ें करके बचा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को? और फिर दूसरी वही बात कि फिर प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा और इसके अलावा ट्रम्प कार्ड है? अगर स्पीकर भी उनका ट्रम्प कार्ड नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? ये बड़े अहम सवाल आपने उठाए और मेरा ख्याल सारी बहस भी इसी पे हो रही है, बल्कि आने वाले चंद दिनों में इसी पे फोकस रहेगा जो आपने 2 सवाल किए। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा इनके इमरान भाई की एक बात पे मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जो आज एंकर्स मिले हैं, जर्नलिस्ट मिले हैं, ऑफ कोर्स मैं नहीं था उनमें और भी बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं थे, तो उसमें मेरा ख्याल बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी हैं, जैसे आपने भी कहा है, आपने भी उनको ये बात की है। सारे भी वो नहीं है जो बिल्कुल इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिलाते हो या उनके एक्ट्स को जस्टिफाई करते हो। और उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट उसमें बहुत सारे थे कि जो मुझे पता चला बड़ी अच्छी क्वेश्चनिंग हुई, सबको ही पता चल गया कि कौन किधर खड़ा हुआ है। वेरी ट्रू। बहरहाल अगेन मैंने ये कहना था कि उसमें कुछ ऐसे हैं जो मेरा ख्याल इंडिपेंडेंट अपनी अप्रोच भी रखते हैं और उस पर डिबेट्स भी करते हैं, क्वेश्चन भी रेज करते हैं। खैर, कमिंग टू योर पॉइंट्स, ऑफ कोर्स स्पीकर पहले भी ये काम कर चुके हैं, अगर आपने देखा होगा। जी सर, आपने देखो कि स्पीकर साहब पहले भी ये काम कर चुके हैं कि 21 की जो डेट बन रही थी कि उसको बुलाते, उन्होंने 21 को नहीं बुलाया, उन्होंने 25 को बुला लिया। इस स्पीकर के पास पावर्स हैं। अगर पावर्स मीन अब 2 तरीके हैं जाने के, या तो बाय द बुक चलना शुरू कर दें या आप उसकी लॉ की, बाई लॉज की अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर लें। अभी वो ये कर रहे हैं कि मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मोस्टली उनको जो गाइड किया जा रहा है साहब ज़रा उसमें, अगर बाबर अवान साहब हैं, बहुत बड़े एक उसमें एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने ऑलरेडी माजी में उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने पार्लियामेंट उन्होंने चलाई हुई है और उस पर उसका मुश्किल वो टाइम था जब ये जरदारी साहब के दौर में चलाई थी। उन्हें बहुत सारा लाज का पता है। अच्छा, फिर उनके साथ ये आप देख फरोग नसीम साहब हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं। सो वो मेरा ख्याल स्पीकर को गाइड कर रहे हैं कि आपने किन किन मौकों पे विद इन लॉज रहते हुए हुकूमत को सपोर्ट करना है और आपने कितनी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रोला ना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ आज स्पीकर साहब ने बड़ा वाइज स्टेप लिया है। अगर आज क्योंकि जो उनको खतरात थे अपोजिशन को थे, आज बड़ी हद तक उन्होंने उनको रिमूव किया है कि अपोजिशन ये समझ रही थी कि शायद डिलेइंग टैक्टिक्स जिसकी बात अभी की है वो शायद उसको ज़्यादा लेकर जाएंगे, अप्रैल में रख देंगे, कोई इजलास वगैरह है। उन्होंने मंडे का रखा है और बनता भी मंडे का था कि फ्राइडे वाले दिन अगर आप उसको अर्जेंट कर रहे हैं तो मंडे को कर लें, मंडे वाले दिन आप पेश कर देंगे। अब उसके बाद अब उन्होंने दोबारा उसको आके अर्जेंट ना कर दें, ये भी मतलब खौफ होगा अपोजिशन को डेफिनेटली। उसके बाद डिबेट होनी चाहिए अंडर द लॉ, जो 2-3 दिन डिबेट के लिए रख लें कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम क्यों यहाँ पे मोशन जो है ना हम कामयाब करना चाहते हैं। इसके बाद हुकूमत के लोग भी बात करेंगे, ये भी करेंगे, 3 दिन का होता है। उसके बाद वोटिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि फर्दर इसको डिले किया जाएगा या डिले किया जा सकता है, क्योंकि वंस जब मोशन पेश हो गई है उस पर आपको डिबेट भी करानी है, वोटिंग भी करानी है। और मेरा ख्याल इमरान खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है सहाफ़ी से, एंकर से, कोई 2-3 मेरी बात हुई है लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे, तो वो लग रहे हैं कि इमरान खान साहब इस बात पे कैल हो चुके हैं कि टाइम आ गया है कि अब जो उसके कंसिक्वेंसेज हैं, नतायज हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनको फेस किया जाए, रादर दैन कि उसको एस्केप करने के बजाय या इधर उधर होने के बजाय जो उन्होंने आके जर्नेट करनी थी, जो उन्हें टाइम चाहिए था, वो टाइम गेन करके जो फ़ायदा उठाना चाह रहे तो फ़ायदा उठा चुके हैं। वो अब उन्हें टाइम किस चीज़ पे चाहिए था कि वो यहाँ पब्लिक रैलीज को खिताब करना चाह रहे थे, ये वोटिंग से पहले जो प्रेशर डेवलप करना चाह रहे थे अपने MNAs पे, अपने बागी अरकान पे, या एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज भेजना चाह रहे थे कि अगर आप ये समझते मैं पॉपुलर हो गया हूँ और इसके बाद लोग जो हैं वो मेरे से हट गए हैं, मुतरफ़िर हो गए हैं, आप लोग मेरा बैगेज नहीं उठा पा रहे और मैं बिल्कुल एक यूजलेस हो चुका हूँ, तो ये देखें कि यहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। अच्छा, इस पर मैं अभी आपकी राय भी जानना चाहूंगी क्लासर साहब कि क्या वाकई उनके जो 27 मार्च की एक्सपेक्टेशन है उतना क्राउड उनके साथ होगा? वाकई उनकी ये जो ख्याल है कि लोग ज्यादा अब उनके साथ बड़ी तादाद में। लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट इसमें शामिल कर लूं, वो बड़ी देर से खामोश हैं, फिर मुझे डांट पड़ जाएगी। हिलाली साहब, 27 मार्च के जलसे को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है
और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। आपके ख्याल से अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की थोड़ी बहुत मकबूलियत में कमी बेशी आ भी रही थी महंगाई की वजह से और चीज़ों की वजह से, तो वाकई उनका सपोर्ट दोबारा से खड़ा हो गया है और लोग वहां पहुंचेंगे? समीना, मेरे से बेहतर कौन हो सकता है गुड जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेलवी। मुजाहिद बरेलवी ने आज मुझे फ़ोन करके कहा है कि वो पता नहीं 3-4 जगह गया है और आम लोगों से पूछता रहा है कि भाई आपका क्या रिएक्शन है, इमरान खान जा रहा है, ये वो, और वो हिल गया था। द वेहमेंस विद विच इन लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ये जो हैं ये दूसरे, ये तो प्रूवन चोर और लुटेरे हैं और ये वो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मुजाहिद तुम तो यू लुक वेरी सरप्राइज। तो कहता है बिल्कुल, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। वैसे टू टेल यू द ट्रूथ, उससे पहले भी मुझे कहा था उसने 1-2 दफे कि ये आदमी ये सडनली स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर। अब मैं तो इसलिए कि मैं बायस्ड हूं इन हिज फेवर, तो मेरे से आप बेहतर है कि आप इन लोगों से सुने, प्रोफेशनल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जिनको मेरी बहुत इज्जत है। क्लासा साहब खुद कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कमा लिया है वो जो अच्छाई कमा सकते हैं। और जाहिर है डिटेल मौक़िफ़ भी लेती हूँ, इमरान साहब का भी ले लेती हूँ। इमरान साहब, 27 तारीख का जलसा क्या कोई मोजज़ा बर्पा कर सकता है? देखिए, मैं क्लासा साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपनी बड़ी लड़ाई है ना, वो लड़ने का फैसला किया है, और वो लड़ाई लड़ने का फैसला किया अवाम के सामने। उन्होंने जो हमारे दोस्त मिले हैं उनसे भी ये कहा है कि वो इदारों से नहीं लड़ेंगे, वो पोस्टिंग किसी को सैक नहीं करेंगे, इस तरह के मामला जो खबरें आ रही हैं। तो अब क्या है, सारे सिनेरियो का मतलब ये निकलता है कि वो अपना केस अवाम के सामने लेके जा रहे हैं। अब अवाम के सामने वो क्या करेंगे, वो एंटी अमेरिका अपना स्टैंस अपनाएंगे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की कोशिश करेंगे, वो जो भी करेंगे। लेकिन असल चीज़ है कि उन्होंने ये कहा है कि अवाम के पास जाएं और देखें, उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है, लोग इकट्ठे होंगे। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो भी जाए, उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी, लिहाजा उनके जलसे बहुत बड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या बड़े जलसे करने से, अवाम इकट्ठे करने से कभी हुकूमत मिलती है या हुकूमत जाती है? जलसों से कभी ना हुकूमतें बनती हैं ना जाती हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जलसे पर रौनक मेले के लिए ठीक है, लेकिन क्या वाकई इस जलसे का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर हम ये कहें कि जनाब मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 रिलीज होने वाली है? इस पर बात करते हैं एक डिटेल में कि आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है अपोजिशन की, तो उसके बाद लाहेअमल क्या होगा उनका, इसके हवाले से गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है, रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से भी हम ज़ाहिर है गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आखिर क्या करने जा रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी आगे वाले दिनों में। लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें कौन कहाँ खड़ा है, और चूँकि क्लास्टर साहब आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, इन एरियाज़ की सियासत को भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि ये जो कौन कौन से मुनहरिफ अरकान हैं वो वापसी के लिए रास्ते कर रहे हैं, वापसी के रास्ते में हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपका कमेंट इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी कि जनूबी पंजाब से एक वज़ीर आला बनाया, तो क्या आपने कोई तब्दीली देखी जनूबी पंजाब की हालत ज़ार में? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मुझे याद है शुरू में यहाँ पे बहुत सारी उस पर तनकीद आती थी। यहाँ पे हमारे दोस्त थे जो खुलकर बात करते थे बुज़दार साहब पे, मैं कभी नहीं मिला था उनसे, हालांकि वो यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन उस वक्त उसके बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तकरीबन हमारा सेशन वही बनता है वहाँ बहाउद्दीन जकर यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में भी सेम में रहते थे। मैं आपको 91-93 की बात बता रहा हूँ मैं। इनके अगेन एक ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे वहाँ पर, ना कोई इनको इस तरह का कोई वहाँ पर जानता था। खैर वो आए, उसमें बुज़दार साहब का जब यहाँ पे तनकीद होती तो बहुत सारे मुझे भी कहते थे कि आप भी तनकीद में शामिल हों, तो मैं ये बात हमेशा कहता था। दोस्त मैं नाम ले लेता हूँ, अमर मतीन साहब थे, मालिक साहब थे, हामिद मीर साहब थे, दूसरे और बहुत सारे थे जो इस पे उनके चॉइस पे तनकीद करते। मेरा ये कहना होता था कि यार हमने हमेशा इस बात पे आके बात पे एक आवाज़ उठाई है कि कोई 40 साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए, आजकल साउथ पंजाब या सराइकी इलाकों से कोई भी वहाँ से वज़ीर आला नहीं आया। जो आखिरी वज़ीर आला आया था वो नवाब सादिक हुसैन कुरैशी साहब थे मेरा ख्याल है।
अब एक वजीर आला है जिनको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, और उस पर मैं अभी से तनकीद शुरू कर दूं तो मेरे इलाके के लोग कहेंगे, बल्कि सारे हमारे यार दोस्त कहेंगे कि जनाब पहले आप कहते हैं हमारा बंदा को नहीं लगाते, एक बंदा लग गया तो अब आप उसके पीछे पड़ गए। मैं लेट्स गिव हिम ए टाइम, क्योंकि अगर देखते हैं कि हो सकता है कि कोई वो नई चीज़ करें, नया काम करें, लेकिन सैडली आई मस्ट से कुछ ज़्यादा ग्रूम नहीं कर सके अपने आप को। वो कुछ ज़्यादा वो जो एक उसमें कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह की पेस रखी हुई थी, उन पर तनकीद भी होती है बहुत सारी चीज़ों पे, जो भी कहें, उनके बाद वो इतने स्लो आए हैं परफॉर्मर के तौर पर। चले वो अगर एक्टिंग भी करते थे शहबाज शरीफ साहब, अगर फेकिंग भी करते थे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बड़ी हद तक लोगों को फील होता था कि जनाब के बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हट्टो बच्चो हो रहा है, बला बला जो भी था। तो बुज़दार साहब अपने आप को ग्रूम नहीं कर सके, उस रोल में फिट नहीं हो सके, जो रोल इतना बड़ा 12 करोड़ का सूबा, मतलब पंजाब पूरा पाकिस्तान से भी अगर आप देखें, एक पंजाब 12 करोड़ एक अलहदा साइड पे आबाद, या बाकी 3 सूबे हैं जो उनको अलहदा कर लें। सो इस सूबे के लिए आपको बड़ा पावरफुल आदमी चाहिए था। और स्पेशली ये मैं कल इमरान खान साहब से जो एरर ऑफ जजमेंट हुई है, या जानबूझ के फैसला, एरर ऑफ जजमेंट तो नहीं कहेंगे, उनका सोचा समझा फैसला था, वट एवर द रीजन के कमज़ोर आदमी उन्हें चाहिए थे, उन्होंने वही बंदे लगाए जिनको कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें, कोई असल्ट ना करे अपने आप को। उसका नुकसान ये हुआ इमरान खान साहब को। मैं हमेशा आज भी कालम की जिसकी बात उन्होंने कि इमरान भाई ने की है, मैंने उसमें ये बात लिखी है कि मेरे ख्याल में जितनी वहाँ पे उन पे ये अगेन केसेस थे, वो आप कह सकते हैं वहाँ से अदालतों से वो हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, उनको सजाएं हुई। मैं शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, जेलों में रहे, आधी से ज़्यादा आपकी नवाज लीग है नैब के पास थी, जेलों में थी, मतलब देवर क्रैश्ड। उसके तो उन्हें तो अगले यहाँ पे 30 ये साल नहीं खड़ा होना चाहिए था। इन्हीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, इमरान खान साहब के चॉइस की बुनियाद पे, और दाद देनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा शरीफ फैमिली को, बुज़दार साहब का। तो क्लासर साहब, क्या यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जो जुनूबी पंजाब का एरिया है वो आज हमें नजर नहीं आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खड़ा, इन टर्म्स ऑफ अराकीन में बात कर रही हूँ, कि बहुत सारे वहाँ के लोग हैं जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग मजीद इनकी तादाद ज़्यादा है जितने सामने आ चुके हैं, और फिर ये भी कि कोई इनमें से वापस आ सकते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उम्मीद है? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि वापस आ सकते, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगे। जो मेरी एक असेसमेंट है, आई में भी रहा, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में चीज़ें बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस आएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, ये बुज़दार साहब क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर कर नहीं आए थे, पहली दफ़ा MPA बने, उन्होंने कोई आके स्ट्रगल नहीं की थी, वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, किसी घर घर जाकर उन्होंने पार्टी को लीड नहीं किया था, डिविजनल या उस पर कह लें आपके सेंट्रल या आपके प्रोविंशियल किसी पार्टी को हेड नहीं किया हुआ था। सो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उन पर बोझ भी नहीं था। एक बंदा घर बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उसको कहा जाए आपको वजीर आला बना दिया, तो वो तो अपनी उसमें रहे, अपनी फिफ्टम बनाई, उन्होंने अपनी एम्पायर बने, अपने उनकी माशाल्लाह वो बहुत अमीर भी हो गए, सुना है बड़ा पैसा भी आ गया उनके पास, 4 घर भी हैं उनके पास और उनके यारों दोस्तों के पास। मैंने तो आज भी बात की है कि 3-4 फैमिलीज को फायदा हुआ है पंजाब में, जो बुज़दार साहब का रूल रहा है, 3-4 फैमिलीज को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने अपने बंदे ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाई हैं, उन्होंने उस पर जो भी था उनके अपनी फॉर्चून्स थी, वो भी ज़्यादा अमीर लोग हुए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज्यादती की इमरान खान साहब ने पंजाब के साथ, उन्हें ज़्यादा कुछ तगड़ा एक उनको बेहतर वज़ीर आला देना चाहिए था, जो डिलीवर करता, जो उनके और शायद वो उनकी पार्टी को भी इंटैक्ट करता अगर वो नारे दिए हुए थे, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर होता, जैसे कि हमने देखा है कि पार्टी में ग्रुप्स बन गए पंजाब में स्पेशली। जी मेरा नहीं ख्याल कि उनका चॉइस जो है, और जिद कर गए, फिर खान साहब उस पर जिद करके नहीं जनाब ये तो वसीम अकरम प्लस है, बकायदा मतलब वसीम अकरम साहब इतना बड़ा बॉलर, एक लेजेंड जो है, उसके नाम को भी उन्होंने एक तरह का मेरा ख्याल है मिस यूज भी किया, एक उसको अब्यूज भी किया कि कहाँ पे वसीम अकरम जैसा लेजेंड और कहाँ पे आप। तो ये एक बड़ी गलती थी आपके नजदीक, और आपको नहीं लग रहा है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो वापस आते हैं? ठीक है क्लासेस साहब, मैं दोबारा भी आती हूँ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है हिलाली साहब, मुश्किल लग रहा है। ठीक, हिलाली साहब, आज एक जो एजेंडा था कौमी असम्बली का, उसमें आगे जो ज़ाहिर दिनों में जब भी इजलास शुरू होगा, उसमें जुनूबी पंजाब सूबे की करारदाद के हवाले से भी बात की जा रही है। तो इस हवाले से आपको क्या लग रहा है, इस क्राइसिस वाले टाइम में ये अचानक से ये जुनूबी पंजाब सूबा क्यों याद आ गया गवर्नमेंट को? क्या ये भी डिलेइंग टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है, या कोई सीरियस है इस पे गवर्नमेंट? मुझे नहीं पता कैसा ये डिले कर सकता है किसी चीज़ को। ऑर्डिनरी इसकी इंटेंशन तो था, उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, बिल मूव हो गया है। जब इंटेंशन किया है कि हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर बिल मूव हुआ है तो आप हैरान क्यों होती हैं? इस वक्त क्यों किया है? मुझे इतना, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के, कि मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर एक बिल पेंडिंग है तो क्या इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? आई कांट से, मेरे ख्याल में नहीं होंगे।
मगर एक चीज़ मैं ये ज़रूर बता दूं कि पहले मैंने आपको कहा था और आपका सवाल का जवाब में कि इमरान खान का स्टैचर अब कैसा है, और मैंने एक अपने दोस्त मुजाहिद बरेलवी की, तो चलिए बरेलवी साहब को अलग कर दें, मैं आपको उससे बहुत बड़ा आदमी बताता हूँ, नॉट बड़ा इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बट बड़ा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिकग्निशन, और वो है एतजाज़ एहसन। वो तो कह रहे थे कि 6 फुट का इसको तुम निकालो अभी, तो अगर 6 फुट का अभी है, वापस जब आएगा 10 फुट का होगा। अब आप बताएं, ये शायद आप खुश होंगे कि मैं नहीं कह रहा हूं ये, और शायद इमरान याकूब थोड़ा सा ज्यादा इस पे एम्फेसिस, थोड़ा सा ज्यादा ये गौर से सुनेगा इसलिए कि ये एतजाज़ एहसन कह रहा है, पता नहीं। लेकिन ये तो वैसे इमरान साहब जनरली भी लोगों की एक ये परसेप्शन है कि जब भी आप, अब उनके पास एक देखिए ना वो विक्टिम वाला कार्ड भी आ जाएगा, मैं मुख्तलिफ कार्ड्स की बात करी तो उसमें एक विक्टिम वाला कार्ड भी आ जाएगा, तो फिर ये मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 रिलीज हो जाएगी, वो अवाम में जाएंगे और फिर सारी बातें करेंगे। देखिए एतजाज़ हसन साहब की जो उन्होंने बात की, नो डाउट, मैं तो एतजाज़ हसन साहब को मैं क्या हर बंदा ही कहेगा कि वो बड़े आदमी है और उनकी बड़ी खिदमात हैं, एक आइनी और कानूनी माहिर के तौर पे, एक सीनियर सियासतदान के तौर पे बड़े, उनकी राय से जो है ना बिल्कुल ऐसे ही आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, उनके अपने एक्सपीरियंस, बनते बिगड़ते देखा है लोगों, अपने एक्सपीरियंस की बिना पे उन्होंने कहा है। बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका मामला ये है जो अभी क्लासरा साहब कह रहे थे, क्लासरा साहब की बात की मैं ये तईद करूँगा, मैं जो हमेशा मैं भी ये बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से होके जाता है, लाहौर से होके जाता है। अब मामला ये है कि जहाँ से को आपको पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने पार्टी को मजबूत नहीं किया, आपने बी टीम के ज़रिए से इस्लामाबाद में बैठ के खुद तख्ते लाहौर को चलाने की कोशिश की। जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज ऐसे ही निकलने थे। जनूबी पंजाब वाली जो बात है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन्हें भी पता है, उन्होंने ये भी एक कार्ड खेला है कि जनाब अच्छा हम जनूबी पंजाब में क्योंकि इलेक्टेबल्स अब हमारे से अलग हो रहे हैं, तो हम कल को जाके ये कार्ड खेल सकेंगे कि हमने तो अपना वादा पूरा करने की कोशिश की थी, हमने तो करारदाद भी पेश कर दी थी, लेकिन देखें कि वो ये अपोजिशन नहीं चाहती कि जनूबी पंजाब का सूबा बने। लेकिन मैं आपको ये इस पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये, क्योंकि ये ख़ास तौर पे क्लासरा साहब का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपसे ये कह दूँ, मेरी ज़ाती राय में, हो सकता है गलत हो, मेरी ज़ाती राय में हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कोई भी इन तीनों बड़ी जमातों में से जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना ही नहीं चाहते। अच्छा लें जी, ये तो बड़ी बात कह दी है इमरान साहब ने। हालांकि मजे की बात ये कि ये तीनों ही जमातें इस बारे में प्रॉमिस करती आई हैं हमेशा अवाम को सिर्फ वो बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं, अमलन नहीं चाहते। जी क्लासर साहब, सूबे के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वैसे तो इन्होंने ये सेक्रेटेरिएट भी बनाया था, क्या उससे कोई अवाम को फायदा मिला? और जो ये इस वक्त करारदाद मूव कर रहे हैं, बिल मूव कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल इमरान याकूब साहब ने उसको दरिया को खूह में बंद किया है। मैं इसकी फर्दर इसकी 2-4 मिसालें मैं दे देता हूँ। मैं वो ठीक कह रहे हैं, किसी पार्टी को सूट नहीं करता। अगर पीपल्स पार्टी जो सबसे ज़्यादा वो दावा करती थी, और गिलानी साहब ने बड़ी तकरीरें भी की थी कि हम साउथ को सूबा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपको याद होगा उन्होंने बाकायदा कमीशन बनाया था सूबे बनाने के लिए, जिसमें फरोतुल्लाह बाबर साहब थे, सुखरा इमाम साहबा थी, उसकी रिपोर्ट भी आई थी। वो तो ज़्यादा सीरियस थे ना। तो जब उनको पता चला यहाँ पे कि अगर हमने सूबा बनाते, बहुत सारे सेंट्रल पंजाब के हमारे दोस्त थे जो उस वक्त पीपल्स पार्टी का, उनका यह ख्याल था कि हमें सेंट्रल पंजाब में प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो हर्ट होगा, कि वो शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साउथ में कुछ सरायकी सूबा बनाए या जनूबी पंजाब सूबा बनाए। सो वो थोड़ा सा उन्होंने डिलेइंग किया, क्योंकि और दूसरा उनका ख्याल था शायद इलेक्शन करीब आएगा तो फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन के करीब हम सूबे शूबे की बातें करके ना तो शायद वोट ले लेंगे। सो पीपल्स पार्टी ने सूबा नहीं बनाया। उसको काउंटर करने के लिए ये नवाज शरीफ साहब ने, अगर आपको याद होगा पंजाब असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने एक स्टेप आगे गए। इन्होंने कहा कि इससे पहले कि पीपल्स पार्टी को अपना पॉइंट स्कोरिंग करे, उन्होंने 2 सूबों की रेजोल्यूशन पास की थी वहां पंजाब असेंबली में। एक उन्होंने कहा भावलपुर सूबा जो रियासत थी उसको बहाल करें, दूसरा साउथ पंजाब सूबा बना दें।
अब डेफिनेटली ये सबको पता था कि ये चीज़ आप डिवाइड कर रहे हैं साउथ को, सराइकियों को या जनूबी पंजाब को डिवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे भावलपुर वाले तो पुरानी डिमांड थी, हमारा पुरानी रियासत थी, आपने 71 में जब 1 यूनिट को आपने बहाल किया तो बाकी सूबे बहाल किया, आपने भावलपुर को नहीं किया था, वो पंजाब में जम कर लिया गया था, नेक्स्ट कर लिया आपने उसको साथ। सो उन्हें पता था, बिल्कुल टाइमली उनका फैसला था कि अगर हम ये 2 सूबों की बात करेंगे साउथ के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, वही कुछ हुआ, भावलपुर वर्सेस मुल्तान वो शुरू हो गया कि कहाँ पे कैपिटल होगा, 2 नहीं 1 होने चाहिए, उनका मकसद सर्व हो गया। सो जनूबी पंजाब ये जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, उन्होंने आके एक उन स्पैनर के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम तो आगे 2 सूबे देना चाहते हैं, आप एक की बात करते हैं 2 लें, उन्हें पता था नहीं होगा। सो वहां पे उन्होंने स्टॉप किया। इसके बाद इमरान खान साहब आए, इन्होंने कहा जी हम भी करेंगे, लेकिन एक बात याद में रखें, पीपल्स पार्टी इसलिए वहां से सफाया हुआ था इसका कि इन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब भी ज्यादा वहां वोट नहीं ले सके थे कि उन्होंने 2 की बात की लोगों को समझ आई, उनको डिवाइड कर। इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं कि जो काम आगे बड़े स्मार्ट तरीके से पीपल्स पार्टी ने बड़ा प्रोफेशनली करने की कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा पोलिटिकली तौर पर करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं किया और उनको वोट नहीं मिला वहां से, तो इमरान खान साहब को ये किसने ये बात समझा दी कि शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आएंगे आखिरी दिनों में बिल पेश करेंगे और उसके बाद लोगों को कहेंगे देखा हम तो आपको सूबा बना रहे थे तो और हमारी हुकूमत टूट गई या हमें नहीं बनाने दिया गया। मेरे ख्याल साउथ में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अगर पहले मुझे था कि शायद ये सीरियस हैं, लेकिन इनकी बात ठीक है, वो सीरियस नहीं है। पंजाब को डिवाइड करना, पंजाब को छोटा करना, तो ये भी मुख्तलिफ कार्ड्स में से बस एक कार्ड ही है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलेंस इसमें भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगरचे वहां पे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है उधर साउथ में। राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके अभी तक जो एक चीज हमारी डिस्कशन में नहीं आई वो है इत्तेहादीज। तो इत्तेहादीज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जनाब, क्योंकि MQM के बारे में खबरें आ रही थी कि वो एग्रीमेंट के करीब हैं, लेकिन अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि जी कोई हम एग्रीमेंट अभी तक हमारा पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ है, और बहरहाल PMLN से भी सुना है उनकी मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब क्यू लीग के साथ मुलाकातें हुई हैं हुकूमती वफ़द की, और मज़ीद भी कल कहा जा रहा था कि कोई बात तय हुई है, लेकिन इसके हवाले से भी अभी कन्फ्यूजन बरकरार है, क्योंकि कामिल अली आगा साहब अभी एक जगह कह रहे थे कि कोई हम मुलाकात नहीं कल करने जा रहे, मोनिस सलाई साहब लंदन में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे। ये सारी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक जी। इत्तेहादी अभी तक अपने कार्ड्स को सीने से लगा के बैठे हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला उनका अपोजिशन के साथ भी जारी है और हुकूमत को भी उन्होंने अभी मुकम्मल तौर पर खैरबाद नहीं कहा। क्लासर साहब किसका इंतज़ार कर रहे हैं इत्तेहादी? अगर सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तो सामने क्यों नहीं आ रहे? कब सामने आकर अपना फैसला सुनाएंगे? मेरा ख्याल है पोजीशन एक ना ब्लंडर मार बैठी है। बड़ा अहम सवाल है आपका। उन्हें ये बाद में देर से उन्हें ये हुआ है कि हम गलती कर बैठे हैं, कि समझदार प्लेयर्स होते हैं और ये बड़े घाघ और बड़े जीरक लोग हैं, लेकिन एक मेरा ख्याल बड़ी गलती कर बैठे हैं। उसमें जरदारी साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, मौलाना साहब हूँ, वो गलती अब अलाइज के केस में ये नहीं करना चाहते। वो गलती क्या थी, इन्होंने अपने पत्ते पहले शो कर दिए। पॉलिटिक्स में तो ये होता है ना, आखिरी लम्हे तक आप अपने पत्ते जो हैं, ट्रम्प कार्ड जो हैं, जैसे इमरान खान साहब करी मैं यूज़ करूंगा, किसी को नहीं पता, एवरीबॉडी गेसिंग के पता नहीं क्या आके करेंगे। तो ऐसे इन्होंने गैस वार की बजाय इन्होंने अपने 12-14 बंदे सिंध हाउस में इन्होंने दिखा दिए कि ये देखें जी 12 लोग हमारे पास हैं या वो रिवोल्ट कर चुके हैं। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने एज ए प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने डराने का सिलसिला जारी किया। अगर मुमकिन था ये कार्ड अगर शो ना करते, 12 के बजाय वहां से ये 24 या वहां से 30 लोग भी इनके साथ मिल जाते। उन्होंने जाकर रेफरेंस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये देखें 12 लोग हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये हमारे खिलाफ रिवोल्ट करना चाहते हैं, इन पर हमें जजमेंट दें, हम इनको नाहल करना चाहते हैं, मुस्तकिल हमें पावर दें, स्पीकर को दें, प्राइम मिनिस्टर को दें, या इनको ताहयात होंगे कितने होंगी। सो वो चीज़ जो है उसने हल्ट किया पोजीशन को, कि उन्होंने पहले अपने पत्ते शो किए हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब और उनकी टीम ने, लीगल टीम ने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर की हैं और प्रोसीजर को उन्होंने आके मेरा डिले किया, जिसकी बात आप कह रहे थे। अब यही मेरा ख्याल है वो यहाँ नहीं करना चाह रहे कि अगर पहले से अलाइज से आप उसमें अनाउंसमेंट करवा दें तो इमरान खान साहब एंड कंपनी जो है वो उनके साथ बारगेन कर सकते हैं, ऑफर्स कर सकते हैं। ये तो बिडिंग हो रही है ना कि कौन बड़ी बिड करेगा, कौन ज्यादा ऑफर करेगा, कौन बड़ी प्राइस टैग लगाएगा, ओहदों की चीजें क्यों। सो मेरा ख्याल है आप उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं कि आपकी दफा हमने जो लेकिन महज क्या सिर्फ यही बात है या कोई बात तय ही नहीं हुई क्लासर साहब? इसलिए भी ये मसला है, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि PMLN की क़यादत ने भी साफ कह दिया कि काफ लीग का वजीर आला नहीं बनाएंगे। इधर प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि भाई जिसने जिस तनख्वाह पे काम करना है वही करे, हम तो किसी को कोई नहीं ऑफर कर रहे चीजें। तो ऐसे नहीं मेरा ख्याल है, नहीं ऐसे नहीं ख्याल। अगर वो
मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, अगर वो परवेज इलाही साहब पे नहीं मानते सपोजली ये जो है यहाँ पे PMLN, ये जो ये अपोजिशन है, तो फिर इनके लिए चीज़ें करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर पंजाब में क्या होगा, फिर पंजाब में आपको तरीन ग्रुप को साथ मिलाना पड़ेगा, अलीम खान साहब को मिलाना पड़ेगा, किसी और को, फिर डिफेक्शन क्लासेस वहाँ भी तो लगेंगी ना वहाँ पे कि ये देखें जी उन्होंने मिल के इसके साथ ये उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी या उसमें आसिफ अली जरदारी साहब के उनके MPs मिला के इन्होंने हुकूमत बना ले। सो अगर आपने एक ऐसी हुकूमत बनाने जिस पे क्वेश्चन कम से कम हो, मॉरल जिसकी बात वो कह रहे थे, हमारे दोस्त ये हिलाली साहब कह रहे थे, फिर आपको अलाइज चाहिए। ये भी मुमकिन है, मेरी अभी एक असेसमेंट है कि रादर देन कल को ये यूज करें यहाँ पे जो 12 उनके नवाज अगर सारी तरीके इंसाफ के जो बागी मेंबर हैं उन 12 को इस्तेमाल करने के बजाय तरीके इस अदम एतमाद, ये भी मुमकिन है कि वो अलाइज को यूज करें। वो सेफ कल को मॉरल क्वेश्चन रेज होंगे, जो इमरान खान साहब ने नैरेटिव बनाया है कि आप ये देखें बिग गए, ये हो गए, उनको सूट करता है इसको जरदारी साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, अलाइज को तोड़े, MQM को लेकर आए, GTA को लेकर आए, बाप को लेकर आए, क्यों लेकर गए, क्योंकि वो फिर एक आपको पॉलिटिकल अलायंस हो जाता है, उसमें बिकना बिकाना जमीर वगैरह की बातें नहीं होंगी। सो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसको रखेंगे ये आखिरी दम तक। और मेरी असेसमेंट है लास्ट कि अलाइज ये प्रेफर करेंगे कि अपोजिशन के साथ जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना फैसला कर चुके हैं। ये छोटी मोटी बार्गेनें जो है ना वो चलती रहती होती है। सो ये इसको मेरा ख्याल आखिरी लम्हे पे अपोजिशन के साथ जाने का ज्यादा चांस नजर आ रहा है। लेकिन हिलाली साहब, मेरा ख्याल है अलाइज की भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। उधर काफ लीग PMLN पे एतबार करने को तैयार नहीं है, उधर MQM पीपल्स पार्टी पे एतबार करने को तैयार नहीं है, दोनों गारंटियां मांग रहे हैं। तो फिर भी ये ऑपोजिशन के साथ जाते नजर आ रहे हैं आपको, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एलाइज हमारा ही साथ देंगे। देखिए, जबरदस्त इधर एक रूमर है कि परवेज इलाही को नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया और कहा 1.5 साल के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता हूं कि मैं इसको चीफ मिनिस्टर रहने दूं पंजाब का, इसलिए कि इस वक्त टुडे इन पंजाब द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी परवेज इलाही का है। तो क्या नवाज शरीफ एक पहलवान को हटा के दूसरा पहलवान लाना चाहता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो ये पोस्ट अपनी बेटी के लिए चाहता है और उसके बाद पता नहीं कौन बेटी को प्राइम मिनिस्टर बना के हमजा को दे देगा। ये तो उसके तो कुछ मुख्तलिफ प्लान्स हैं। और अगर आप समझते हैं कि एक विजिट के बाद ये नफरत और डिस्ट्रस्ट जो पैदा इसलिए हुआ था कि नवाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा परवेज इलाही जब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और वो कभी नहीं किया, आप समझते हैं कि बस एक विजिट में वो सब गायब हो गया है? आई डोंट बिलीव दैट। हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, मगर मैं नहीं बिलीव करता उसको। और दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी, आप समझते हैं वो 1.5 साल 1200 करोड़ रुपया जो उसके हाथ में आता है हर साल, वो फॉरगो कर देगा 3-4 महीने के परवेज इलाही को खुश करने के लिए? उसने तो कह दिया है परवेज इलाही को, गारंटी किया है कि 1.5 साल में दूंगा तुम्हें। और अगर नवाज शरीफ 1.5 साल नहीं मानता है, मैं समझता हूं ना ये, ना MQM, ना BAP, ना जो भी है, ये कोई नहीं जाएगा उनके साथ। अगर ये गए, ये साथ जाएंगे, मेरा ख्याल है। दिस इज माय रीडिंग। शायद और वैसे भी MQM भी उधर पीपल्स पार्टी से कैसे बात माने, जबकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो बल्दियाती इलेक्शन पे उनकी बात ही नहीं सुन रही थी पीपल्स पार्टी, तो उसको कैसे ट्रस्ट करेगी उधर MQM भी सिंध में, क्योंकि MQM का तो सारा स्टेक उधर कराची में ही पड़ा हुआ है। तो इमरान साहब, फिर मैं ये क्वेश्चन आपकी तरफ ले आती हूँ कि ये जहाँ पे आपस में भी इतना हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो फिर आगे की चीज़ें तो अभी तक तय ही नहीं हुई। इमरान खान साहब को हटाने पे तो यकजा है, लेकिन आगे का तो कुछ किसी को भी पता नहीं। फिर इसका मतलब है, पहली बात ये है कि मुझे तो ना वो शेर याद आ रहा है। वो क्या शेर है कि तेरे वादे पे जी हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। इसके वादे की बात करें ये इत्तेहादियों के वादे की बात करें। अच्छा, खबर ये है कि MQM का नून लीग के साथ भी कोई एग्रीमेंट इस तरह का होने जा रहा है कि वो तकरीबन उनके मामला तय पा गए हैं। अच्छा, मैं अपने रऊफ क्लासरा साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन ये इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये इनसे चूक या गलती नहीं हुई। क्लासरा साहब, इन्होंने जानबूझ के ये किया है, इन्होंने जानबूझ के ये आउट किया, और उसकी बुनियादी वजह ये है, मेरी 2-3 जो बहुत पीपल्स पार्टी के और नून लीग के टियर 1 के जो लोग हैं उनसे इस पर खुद बात हुई, तो उनकी पॉलिसी, वो उनका कहना ये है
हो सकता है वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए कह रहे हों, लेकिन उनका कहना ये है कि ये इसलिए किया गया था और हमें उसका फ़ायदा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग इसके बाद हमारे साथ आके मिले और वो तो ये दावा करते हैं कि हमारे पास पीटीआई के तकरीबन 50 से 60 लोग मौजूद हैं जो अब तक हमारे साथ वादे कर चुके हैं और हमारे साथ आने को इस कैंप में तैयार हैं। लिहाजा वो ये समझते हैं कि उनकी ये मूव कामयाब रही है। अब वक्त साबित करेगा कि वो उसमें क्या करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर MQM ये करती है, क्यू लीग का एक मामला समझे, हिलाली साहब ये बात ज़हन से निकाल दें कि मसला 1.5 साल का है, बोन ऑफ कंटेंशन 1.5 साल की वजारत आला नहीं है। काफ लीग का मुतालबा ये था कि हम आपके साथ आ जाते हैं, हमें कुछ ना दें, हमें आप अगले 5 साल की वजारत आला दें, क्योंकि हमने अब ये नहीं करना कि हम बगैर किसी बात के कुर्बानी दे दें। हमें पंजाब में आप अगला टेन्योर देते हैं तो हम आपके साथ आ जाते हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब अगर हमने उन्हें वजीर आला बनाना है तो फिर इतना हमने कष्ट क्यों करना, वो करने की क्या जरूरत थी। डन हो गया। हाँ जी, लेकिन मैं कलासरा साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इत्तेहादी देखेंगे अगली गेम, और अगली गेम क्योंकि अगर ये नज़र आ रही है कि अपोजिशन अगली हुकूमत बनाने जा रही है तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि अपोजिशन के मैं तो वही बात कह रही हूँ कि कुछ लोग न्यूट्रल क्या हुए, इतनी कंफ्यूजन फैल गई, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि फैसले क्या करने हैं। मेरा ख्याल है आपने प्रोग्राम क्लोज करना होगा, आपने प्रोग्राम क्लोज करना होगा। आपसे लास्ट कमेंट देना था, सही लेना था। इत्तेहादी ना MQM को देख जी ना इत्तेहादियों ने इमरान खान साहब को देख रहे हैं, ना जरदारी साहब को, ना मौलाना साहब को, ना शहबाज शरीफ को। वो इमरान भाई को भी पता है, आपको भी पता है, और हमारे दोस्त हिलाली साहब को भी पता है। उन्होंने कहाँ देखना है, कहाँ से देखने के बाद उन्होंने फैसला करना। बिल्कुल, दैट्स इंपॉर्टेंट। बस वो न्यूट्रल की तरफ देखेंगे और वही फैसला करेंगे। मेरी राय लेकिन क्लासर साहब लास्ट मिनट है, मैं बस आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, आप देख रहे हैं कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आगे चीजें स्मूथली चलेंगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त सड़कों पर होंगे और कोई क्यास होगा और कोई तीसरी कुव्वत ही ना आ जाए? कुछ ऐसा भी हो सकता है? उसका बड़ा आपका इंतहाई डराने वाला सवाल। इसी पे तो डिबेट्स होती रही हैं, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी इमरान खान साहब को, जो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ शेयर भी किया है, कुछ बताया जा रहा है कि आप इलेक्शन अभी करवा लें अपोजिशन के साथ बैठ के 6 महीने। खान साहब कहते नहीं मैं 6 महीने बाद करवाऊंगा। सो उस पर बात हो रही थी। और वैसे मेरा ख्याल है, माई व्यू, कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। वो खुद वो जितना मेरा ख्याल है अपना वो नुकसान कर चुके थे और मुसलसल करते जा रहे थे। इस तहरीक के आने से वो ठीक है, दोबारा खड़े हो गए दमखम। वक्त खत्म हो गया। क्लासर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा शो पे लेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।